हैं लाइव और इस चैनल पे मेरा दूसरा सेशन है। और जैसे कि हमने लास्ट हमने प्लान किया था कि इस बार हम जो है यूज केस के बारे में बात करेंगे और यूजर स्टोरीज क्या होती हैं, कैसे लिखी जाती हैं। तो ये एक सेशन काफी इंटरेक्टिव होने वाला है। आप अपने क्वेश्चंस इसमें पोस्ट करते रहिएगा, क्योंकि आपको जो समझना है वो एग्जैक्टली आप पूछिए और उसका मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है ना। बट मैं अपनी तरफ से भी एक थोड़ा सा पूरा डिटेल व्यू में आपको बताना चाहूंगा कि यूज यूज केस क्या होते हैं, यूजर स्टोरी क्या होती है, बिजनेस केस क्या होता है, ठीक है। तो इन तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, आप समझिएगा। अब अच्छा, जैसे आप एक एज ए बिजनेस एनालिस्ट आप किसी कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं। आप अब आपको क्या करना चाहिए वहां पे कि आपको बोला जाता है कि आप क्लाइंट से इंटरेक्ट करना शुरू करो, रिक्वायरमेंट लाना शुरू करो, क्योंकि बीए को रिक्वायरमेंट का काम उसी का काम है। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट, टेक्निकल रिक्वायरमेंट, टेक्निकल रिक्वायरमेंट पार्शली, बट फुली ऑन फंक्शन साइड वो तो वही करता है, ठीक है ना। तो क्लाइंट के पास में जाएगा तो क्या करेगा? आप सबके पास में क्वेश्चन रहेगा, भाई मैं एक क्लाइंट है, वो यूएस बेस हो सकता है या समझिए लोकल है आपका। किसी भी केस में आप अगर जाते हैं वहां पे, तो आप आखिर कैसे शुरुआत करते हो बात करने की, ठीक है ना। इसके दो तरीके हो सकते हैं। देखो, पहले तो आप अपने कुछ क्वेश्चनर सेट करके रख सकते हो। क्वेश्चनर मतलब आप थोड़ा सा पहले से प्रिपरेशन करके जाओ। एक 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 डॉक्यूमेंट बना लो आप, वर्ड डॉक्यूमेंट या एक्सेल डॉक्यूमेंट। उसमें अपने क्वेश्चंस को आप लिख लो। जैसे एग्जांपल, व्हाट आर द करंट चैलेंजेस यू आर फेसिंग, व्हाट योर बिजनेस प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द गैप्स यू वांट टू फुलफिल इन योर प्रोसेस, ठीक है। तो आपको समझना है पहले तो उनका एग्जिस्टिंग प्रोसेस, और उस एग्जिस्टिंग प्रोसेस में उनको प्रॉब्लम्स क्या क्या है, चैलेंजेस क्या क्या फेस कर रहे हैं वो लोग, और उन चैलेंजेस को या इश्यूज को वो किस तरह से रेक्टिफाई करना चाहते हैं। वो जो रेक्टिफाई करने का जो सिनेरियो है, वही हमारा बन जाता है बिजनेस केस। तो वो आपको बताएगा बिजनेस केस कि भाई देखो, आज मेरे पास में ये मेरा समझिए कि मैं एक रिटेल शॉप है मेरी, उसमें मैं अभी तक मैंने सोचिए कि एक क्रेडिट कार्ड का पेमेंट मेथड अप्लाई नहीं किया अभी तक, सोचिए ऐसा। तो वो क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे ये एक पेमेंट मेथड इंप्लीमेंट करवाना है अपने पेमेंट प्रोसेस में। तो दैट इज द बिजनेस केस फॉर योर रिक्वायरमेंट। तो आप उसको क्लाइंट से समझ समझ के इसी तरह से आप बिजनेस केस लिखते जाओगे। एज ए क्लाइंट, आई वांट टू इंक्लूड द क्रेडिट कार्ड पेमेंट इन माय रिटेल पेमेंट्स, रिटेल सिस्टम। तो ये आपका बिजनेस केस हो गया। अब बिजनेस केस को हम लोग यूज केस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो बिजनेस केस जब आपके पास में हो गया कि हमको क्रेडिट कार्ड से करना है, अब यूज केस क्या होगा? पहले तो कि किन किन पेमेंट गेटवेज से आपको वो टाइप आपका, अगर आपके पास में ऑलरेडी है, उनके पास में ऑलरेडी इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो पेमेंट गेटवेज होते हैं, तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो एक वन ऑफ द यूज केस आपका बन गया कि कोई एक पेमेंट गेटवे से आपको टाई अप करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो वो आपने पहला यूज केस बन गया। दूसरा इस यूज केस क्या बन गया कि क्रेडिट कार्ड को जब भी वो रिटेल पे आपने कुछ खरीदा, तो आपको यूजर को वो पेमेंट ऑप्शन थ्रू क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिखना चाहिए, पेमेंट जो भी उनका सिस्टम रहेगा, ठीक है। तो वो आपका सेकंड यूज केस बन गया कि एज ए कंज्यूमर और एज ए कस्टमर, आई शुड बी एबल टू सी द पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड सिस्टम। तो ये एक ऑप्शन आ गया। अब तीसरा यूज केस क्या बन गया कि ये जो पेमेंट होने के बाद में जो बिल जनरेट होगा, उसमें उस क्रेडिट कार्ड के ऑनर्स की पूरी डिटेल प्रिंट होके आनी चाहिए। चौथा यूज केस क्या बन गया कि ये जो मेरा क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन है, ये मेरे फिनेंस सिस्टम में जाकर स्टोर होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर बिजनेस या जो हमने ऑर्डर खरीदा है कस्टमर ने, उसका पेमेंट किस मोड से किया गया है, उसकी डिटेल्स क्या है, सो दैट आपके जो फाइनेंस टीम होगी उसको रिकंसाइल कर पाएगी। तो इस तरह से एक बिजनेस केस को पकड़ के आप उसको छोटे छोटे यूज केसेस में डिवाइड करते हो, और फिर
एक कॉम्बिनेशन, यूज केसेस के कॉम्बिनेशन को आप यूजर स्टोरी बना देते हो। तो यूजर स्टोरी आप एक समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यूजर स्टोरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मल्टीपल यूज केसेस। यूज केस और यूजर स्टोरी में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो जब आप यूजर स्टोरी लिखते हो तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ यूज केसेस को आप मिलाकर एक यूजर स्टोरी लिख सकते हो। और एक चीज बताता हूं मैं, जब आप यूएमएल डायग्राम में यूज केस डायग्राम बनाते हैं तो यूज केस डायग्राम यूज केस पे नहीं बनता है, वो यूजर स्टोरी पे बनता है। आप एक यूज केस का नहीं दिखाओ, वो क्या रहेगा, एक आपने लिखा कि पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड, वो बॉक्स लगा के आप दिखा दोगे कस्टमर, उधर लिखोगे पेमेंट गेटवे, बट वो बेसिकली जस्टिफाई नहीं होता है। यूज, अगर आप कोई पूछे कि यूजर स्टोरी यूज केस डायग्राम बनता है, वो हम यूज केस पे बनाते हैं कि फीचर पे बनाते हैं कि यूजर स्टोरी, तो आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए यूजर स्टोरी और फीचर लेवल पे बनता है, यूज केस पे नहीं बनाते हैं हम उसको जनरली हम, ठीक है। तो जब हम यूजर स्टोरी लिखते हैं तो हम लोग उन यूज केसेस को सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। पहले क्या था हमारा कि पेमेंट गेटवे में पेमेंट गेटवे से इनरोल करना है, वो हमने एक यूज केस बना लिया, ठीक है ना। इसके बाद वो कौन करेगा, हमारा सिस्टम इंजीनियर है जो भी करेगा, जो हमारे टेक्निकल लोग होंगे वो कर लेंगे उसको। दूसरा आता है, दूसरा यूज केस। अब यूज केस का फॉर्मेट मैंने आपको आई थिंक एक वीडियो में बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो ऐसे ऐसे इक्लिश शेप में आपके रहते हैं, और वो ऐसे सीक्वेंस में एक वर्टिकल में ऐसा रखिए आप, ठीक है ना। और ये सीक्वेंस ऑफ एक्शंस होने चाहिए, ये नहीं कि आप पेमेंट पहले कर दे रहे हो, इनरोलमेंट बाद में कर रहे हो, प्रिंट बाद में निकाल रहे हो, ऐसा नहीं होगा। तो जो रीडर होता है उसको समझ में आना चाहिए कि ये यूज केस किस सीक्वेंस में है, और इन द होल व्हाट इज दैट ऑल अबाउट द यूजर स्टोरी, ठीक है ना। तो अब यूजर स्टोरी का फॉर्मेट तो आपको पता ही होगा। आपका कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आई डोंट नो हु हैज जॉइंड हियर, आप अपना कुछ रख सकते हैं यहाँ पे। यूजर स्टोरी का जो फॉर्मेट होता है वो सिंपल होता है। एज ए यूजर आई वांट टू परफॉर्म सम एक्शन सो दैट आई कैन अचीव पर्टिकुलर गोल। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है कोई भी यूजर स्टोरी जब हम लिखते हैं। पहला तो कौन उसको एक्शन कर रहा है, कौन उसको परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, यूजर कौन है। दूसरा वो एक्शन क्या ले रहा है, वो सिस्टम में क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है, वो आप मेंशन करते हो कॉमा लिख के। और थर्ड, सेकंड कॉमा लगा के बाद में जो थर्ड स्टेटमेंट लिखते हो वो लिखते हो कि उससे उसको बेनिफिट क्या हो रहा है, मतलब अचीव क्या कर रहा है उस एक्शन को करके। ये यूनिवर्सल फॉर्मेट है, वर्ल्ड वाइड अप्लाई होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है फ्रॉम scrum.org और स्केल डिजाइन से। आप इसी फॉर्मेट पे बेस पे आप कोई भी यूजर स्टोरी लिख सकते हो। अच्छा, यूजर स्टोरी लिखते कहाँ हो, तो वो टूल, प्रोडक्ट मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, जीरा होता है, रैली होता है, तो ठीक है ना, वहां पर बेसिकली एक समझ लीजिए कोई भी एक सिस्टम है। सिस्टम मतलब, अब चलो मैं फेसबुक ले लेता हूँ, फेसबुक भी एक एप्लीकेशन है, करेक्ट, सोशल मीडिया एप्लीकेशन। अब उसमें कुछ मेन्यूज रहते हैं, फोटो अपलोड कर दो, वीडियो अपना अपलोड कर दो, कुछ पोस्ट डाल दो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, ये सब क्या है, उसकी फंक्शनैलिटीज है। ऐसे ही जीरा, रैली, इन सब में फंक्शनैलिटीज होती हैं। तो वहां पर ऑप्शन रहेगा प्रोजेक्ट बनाने का, तो प्रोजेक्ट वगैरह प्रोजेक्ट मैनेजर लोग बना देते हैं, नहीं तो प्रोडक्ट ओनर बना देते हैं। कि जैसे कि मैं मतलब रिटेल वेबसाइट, वो प्रोजेक्ट उसने बना दिया, एक उस पर क्रिएट कर दिया। अब जो भी आप काम करोगे उसी प्रोजेक्ट के अंदर करोगे। तो कैसे करोगे, उस प्रोजेक्ट में जाओगे, आपको वो उसमें असाइन कर देगा, एज ए यूजर आपको असाइन कर देगा उसमें उसमें हम सिंगल मल्टीपल एक पूरी टीम जो होती है ना हमारी, उसको हम लोग इसमें उस प्रोजेक्ट में एलोकेट कर देते हैं, मेंबर बना देते हैं। तो वो सब मेंबर उसको एक्सेस कर सकते हैं, और कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा उस प्रोजेक्ट पे। आप समझिए जीरा या रैली टूल जो होते हैं, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किए जाते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में सेम टाइम में मे बी 10, 15, 20, 100 प्रोजेक्ट्स तक भी रन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी जीरा टूल में क्योंकि लाइसेंस वही होता है, ये सैस बेस होता है, ठीक है ना। पहली बात तो समझिए, सैस बेस टूल्स होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। जीरा टूल में आप, जीरा टूल को आप यूज कर रहे हो, आप उसमें कुछ बना नहीं रहे हो, ठीक है ना, आप उसमें कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हो, बट आप उसको यूज कर रहे हो।
ठीक है ना। आप जीरा को डेवलप नहीं कर रहे हो, जीरा ऑलरेडी डेवलप किया हुआ है, आपने लाइसेंस लिया, आप उसको यूज कर रहे हो, तो SaaS बेस्ड टूल होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब आपने प्रोजेक्ट बना दिया, प्रोजेक्ट मैनेजर ने टीम्स को उसमें ऐड कर दिया, अब आप उसमें जाकर एज ए बिजनेस एनालिस्ट एपिक क्रिएट करते हो। एपिक क्या होता है? एक हाई ब्रॉड रिक्वायरमेंट होता है, एक हाई लेवल रिक्वायरमेंट होता है क्लाइंट का, तो उसमें एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल एपिक्स बन सकते हैं। ठीक है ना। छोटा प्रोजेक्ट है तो 2-3 एपिक में काम चल जाता है, कोई कोई बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट है तो एक ही एपिक में पूरा साल भर का काम चल जाता है। कुछ होता है कि यहाँ पे मल्टीपल एपिक्स बनाने पड़ते हैं। एपिक्स जो होते हैं वो कंपनी की स्ट्रेटजी, जो गोल्स होते हैं उसके हिसाब से भी बनाए जाते हैं। ठीक है ना। तो जैसे एक एपिक मैंने बना दिया कि पेमेंट गेटवे, ये क्रेडिट कार्ड पेमेंट को इन्वॉल्वमेंट करना, वो बिजनेस केस था हमारा ना, उसके बेस पे आपने एक एपिक बना दिया। अब उस एपिक के अंदर में आप फीचर लिखना शुरू करोगे। फीचर कैसे लिखना है? फीचर एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है किसी भी एपिक को, तो एक एपिक के अंदर में मल्टीपल फीचर्स क्रिएट किए जाते हैं, वो सारा काम बीए ही करता है। बीए पहले एपिक बनाता है, उसमें लिखता है कि ये क्लाइंट से मैंने मीट किया, क्लाइंट ने हमको ऐसा एक 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 हाइपोथेसिस लिखते हैं उसमें, थोड़ा सा एक समरी जैसा लिखते हैं उसमें, उसका कोई ज्यादा कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है ना। उसमें आप सपोर्टिंग जो आपके एमओएम्स है क्लाइंट के साथ में जो आपने इंटरेक्ट किया वो आप अटैच कर सकते हो। कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो क्लाइंट ने बोले हो, आप एग्जैक्टली उसको लिख सकते हो। ठीक है ना। और एपिक का एक रिलीज टाइम भी होता है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर डिफाइन कर देता है कि ये एपिक इस इतने टाइम में डिलीवर हो जाना चाहिए। ठीक है ना। तो जब आपका सारा काम उस एपिक के अंदर में, फिर उसी हिसाब से आप करते हो। ठीक है। तो आपने एपिक को ले लिया, अब एपिक को आपने फीचर बनाया। फीचर भी कैसे बनाते हो आप? फिर उसी एपिक के बेस पे फिर से आप क्लाइंट से इंटरेक्ट करके और डिटेल लेते हो। तो फीचर आपका डिटेल लेवल रिक्वायरमेंट होता है इसमें जीरा पे, रैली पे, या जो भी आप क्रिएट करते हो। ठीक है ना। देखो जब हम एजाइल की बात करते हैं तो वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, FRS SRS BRD हम नहीं बनाते हैं। हालांकि कुछ कंपनीज होती हैं जहां पर रेगुलेटरी बेसिस पे, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, उनके कुछ रूल्स और कॉम्प्लायंसेस होते हैं जहां पर हम SOP डॉक्यूमेंट, यूजर मैनुअल्स वो बनाने पड़ते हैं हमको, तो वो बनाने पड़ेंगे हमको, उसमें एजाइल भी होने दो और नहीं भी होने दो, बनाने पड़ेंगे आपको। लेकिन जनरली जहां पर इस तरह की लिमिटेशन नहीं है वहां पर आप सिर्फ इस पे ही, जीरा पे ही काम कर लोगे, वहीं पर एपिक क्रिएट कर दो, वहीं पे फीचर क्रिएट कर दो, वहीं पे यूजर स्टोरी बनाकर टीम को एग्जीक्यूट करवाना शुरू कर सकते हो। ठीक है। अब फीचर में आपने क्या लिखना है? फीचर में लिखना है रिक्वायरमेंट क्या है, 2-3 लाइन की। इसके बाद में फीचर आउटकम क्या है, यानी कि इस फीचर को जब मैं करूंगा तो उसका आउटपुट क्या निकलेगा, वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो आप डिफाइन कर दोगे कि वी विल बी एबल टू अचीव दिस, वी विल बी एबल टू अचीव दिस, यूजर कैन मेक दिस। तो ये आपका आउटपुट हो गया उस फीचर से। अब आप एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखते हो। उस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में सिस्टम शुड बी एबल टू डू दिस, सिस्टम शुड बी एबल टू डू दिस, यूजर शुड बी एबल टू सी दिस, ऐसा पूरा एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखते हो। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दो तरह के होते हैं। फंक्शनल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, जो कि फंक्शनल टेस्ट केसेस अपना क्यूए टीम लेकर उसको हेल्प लेके बनाता है। ठीक है ना। हमारे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को देख के क्यूए लोग बेसिकली फंक्शनल टेस्ट केसेस डिजाइन करते हैं। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में आप फील्ड लेवल वैलिडेशंस भी लगाते हो। फील्ड लेवल वैलिडेशंस क्या होते हैं कि सोचिए जैसे वहां पे एक है नेम इंटर करने का फील्ड आपकी स्क्रीन पे, तो उसमें आपने क्या किया कि दिस शुड बी अ टेक्स्ट फील्ड, it should allow alphanumeric values, it should allow special character only hyphen and comma। आप जिस तरह का भी रिक्वायरमेंट हो, अगर आप ऑल स्पेशल कैरेक्टर अलाउ करना चाहते हो, जनरली हम रिमार्क्स फील्ड में या कोई कमेंट फील्ड में हम पूरा ही अलाउ कर देते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन रखते नहीं हम। तो आप उसी हिसाब से आप डिजाइन करते हो। ये भी बीए ही देता है, ध्यान रखिएगा, ये टेक्निकल इंजीनियर आपको नहीं बताएगा। यानी कि उनका एक्सपेक्टेशंस होता है कि बिजनेस एनालिस्ट ही डिजाइन करे कि आपका जो ये कहने का मतलब जो फील्ड लेवल वैलिडेशंस है वो बिजनेस एनालिस्ट ही लेकर आए। तो आप वहां पर अब इसे मिन और मैक्स साइज भी डिफाइन करते हो। जैसे मैंने फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम का मिनिमम लेंथ मैं बोलता हूँ कि एक एक कैरेक्टर का होना ही चाहिए, उस मतलब ब्लैंक नहीं रह सकते क्योंकि वो मैंडेटरी फील्ड है। और मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स तो मैंने डिफाइन कर दिया वहां पर। तो जब डेवलपर कोडिंग करेगा
तो जब वो फर्स्ट नेम की फील्ड वैल्यू की कोड करेगा वहां पे अपने, तो उसमें लिमिट ही डिसाइड कर देगा वो, क्योंकि आपने आपने बोला है कि भाई 1 से 30 कैरेक्टर के बीच की मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए। तो आपने कभी कभी ऑनलाइन फॉर्म देखे होंगे, जब आप मोर देन अलाउड कैरेक्टर्स टाइप करोगे तो वो बोल देता है इट इज एक्सीडेड द मैक्सिमम लिमिट, वही होता है, वही डिफाइन कर रहे हैं हम, ठीक है ना। वो लिमिट जाके डेटाबेस टेबल में भी डिफाइन हो जाती है, यही लिमिट। अब इसके बाद आप डिफाइन करते हो कि ये मैंडेटरी की ऑप्शनल, ठीक है ना, वो हो गया। इस तरह ड्रॉप डाउन कोई फील्ड है, जैसे कि पेमेंट मेथड्स एक फील्ड है, तो ड्रॉप डाउन मैं बोलूंगा सिंगल सिलेक्शन ड्रॉप डाउन फील्ड। कुछ एक फील्ड होती है जब मल्टी सिलेक्शन ड्रॉप डाउन फील्ड, तो आप वो डिफाइन करना पड़ेगा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में, और उसकी वैल्यूज भी आपको बतानी पड़ेंगी कि इस ड्रॉप डाउन की वैल्यूज आती कहां से है। या तो स्टैटिक वैल्यूज होंगी, या कहीं डायनेमिक वैल्यू, कोई यानी कि कोई एक टेबल है वहां से उठ के आ रही होंगी। देखिए दो डिफरेंस होता है इसमें, स्टैटिक वैल्यू और डायनेमिक वैल्यूज में क्या होता है। स्टैटिक वैल्यूज किसी भी फील्ड ड्रॉप डाउन फील्ड की वो होती हैं जो कोड में लिख दी जाती हैं, यानी कि जब डेवलपर कोडिंग कर रहा होता है ना उस फील्ड की, तभी वो 5-6 वैल्यूज जो बिजनेस एनालिस्ट बोलता है, जैसे कि स्टेटस हो गया, कस्टमर स्टेटस, एक कस्टमर की प्रोफाइल बनती है कस्टमर स्टेटस। अब कस्टमर स्टेटस की स्टेटस कितनी वैल्यूज हो सकती है मैक्सिमम भाई, न्यू, एक्टिव, इनएक्टिव, डिसेबल्ड, 3-4 आप वैल्यूज हो सकती हैं। तो रादर देन आप उसको एक कस्टमर स्टेटस का एक डायनेमिक स्क्रीन बनाने की बजाय, आप ये आपको मालूम है यही एक 4 वैल्यूज होती हैं, तो आप पहले से डिफाइन कर दो, डेवलपर जाके क्या करेगा, उसको अपने कोडिंग में उन 4 वैल्यूज को फीड कर देगा परमानेंट। तो जब भी यूजर कभी भी यूजर प्रोफाइल खोलेगा, या एडमिन कभी भी वो यूजर प्रोफाइल खोलेगा, तो उसको यही 4 फील्ड दिखेंगी हमेशा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। तो ईदर ऑफ फील्ड वैल्यू वो सेलेक्ट कर लेगा। डायनेमिक क्या होते हैं, डायनेमिक होता है जैसे कि रोल। अब एक कोई यूजर है, उसके पास में मल्टीपल रोल्स है, ये वो एज ए सिस्टम एडमिन है, वो एज ए डेवलपर है, वो एज ए नेटवर्क इंजीनियर है, ऐसे मल्टीपल रोल्स आपके अगर उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में हैं, तो वो प्री डिफाइंड नहीं है, क्योंकि वो टाइम के साथ में इवॉल्व हो रहे हैं, मतलब टाइम के साथ में हम उसको ऐड कर सकते हैं मोर रोल्स। तो वहां पर हम डायनेमिक वैल्यूज को इंटीग्रेट करवाते हैं। वो कैसे करते हैं, आप वहां पर बताओगे कि डायनेमिक ड्रॉप डाउन वैल्यूज के लिए यू मस्ट बी हैविंग सम अदर ट्रांजैक्शन स्क्रीन। आपने पहले से एक डिजाइन कर रखी होगी कि जहां पर आप, जैसे रोल रोल क्रिएट एंड मैनेज रोल, एक स्क्रीन होगी जहां पर आप एडमिन को बोल रहे हो कि भाई एडमिन जाओ आप क्रिएट कर सकते हो और जितने भी रोल्स चाहिए, तो वहां उस और वो जो रोल्स होंगी वो आपके डेटाबेस में रोल टेबल में स्टोर हो गई होंगी। तो आप जब अपने इस यहाँ की रिक्वायरमेंट लिख रहे होगे, तो आप बोलोगे कि वैल्यूज फॉर दिस ड्रॉप डाउन शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द रोल टेबल। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, उसको डायरेक्ट कर दिया डेवलपर को कि भाई इस फील्ड की वैल्यू आपको रोल टेबल से उठानी है। तो डेवलपर क्या करेगा, वहां पर एक एपीआई लिखेगा, गेट एपीआई। वो गेट एपीआई क्या करेगा, जब भी ये स्क्रीन लोड होगी, वहां पर रोल ड्रॉप डाउन फील्ड का आएगा ऑप्शन, तो वहां पर पेज लोड होते समय ही गेट एपीआई जाएगी और रोल टेबल से जो भी लेटेस्ट रोल्स रहेंगे अवेलेबल वहां पे, 10, 15, 20, 50, वो उठाकर इस ड्रॉप डाउन फील्ड में दिखा देगी सिलेक्शन के लिए। ये होता है हमारा डायनेमिक ड्रॉप डाउन वैल्यू। तो अच्छा, ये तो हमारे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में हम क्या लिखते हैं, एनएफआर रिक्वायरमेंट, जैसे कि परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, सिस्टम अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट, या कॉन्करेंसी रिक्वायरमेंट। एक एग्जांपल की, जैसे कोई लॉगिन स्क्रीन का आप लिख रहे हो, तो आप बताओगे कि मैक्सिमम in an hour how many users load you are expecting to that application। वो आप समझ सकते हो। आज की डेट में आपसे कोई पूछे कि फेसबुक को 1 आवर में कितना यूजर लोड है, बहुत ज्यादा है, राइट। मैं करोड़ों में हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है। तो वर्ल्ड वाइड यूज होने वाली चीज में तो समझ में आता है करोड़ों में होगा, लेकिन जब जिस एप्लीकेशन को आप डिजाइन कर रहे हो, जिस सॉफ्टवेयर को,
वो क्लाइंट बता पाएगा कि भाई उसके पास में करंट यूजर लोड कितना है। तो ये क्वेश्चन आप क्लाइंट से जरूर पूछोगे कि भैया आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी कितने यूजर्स एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके सिस्टम पे 1 घंटे के अंदर लॉगिन लेंगे। वो नंबर आप यहाँ लिखोगे और लिखोगे कि कितने कॉन्करेंट यूजर्स आप एक्सपेक्ट करते हो। एक तो हो गया कितने नंबर ऑफ यूजर्स 1 घंटे में लॉगिन ले रहे हैं आपके सिस्टम में। दूसरा होता है कि एक ही समय कितने लॉगिन ले रहे हैं, एक ही समय में कितने एक्टिव यूजर्स लॉगिन लिए हुए हैं, ठीक है ना। उसमें भी क्या ऐसा पूरे दिन में ऐसा कोई टाइमिंग है कि शाम के टाइम में ज्यादा लोग यूजर लोड लेते हो या मॉर्निंग टाइम में कम लोड रहता है, वो भी इंफॉर्मेशन आप कैप्चर करके रखते हो, क्योंकि उसके हिसाब से ये जो आर्किटेक्ट्स होते हैं ये इस तरह की परफॉर्मेंस डिजाइन करते हैं सिस्टम की। तो जैसे आपने बताया उस सिस्टम में शाम को 5 से 8 के बीच में ज्यादा वर्कलोड रहता है, तो ये इनका जो आर्किटेक्चर रहेगा वो उसमें ऑटो स्केलिंग देखिए अगर एज्योर और एडब्ल्यूएस जो भी आजकल की क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ऑटो स्केलिंग रहती है, एजिलिटी रहती है, ऑटो स्केल कर लेता है अपने हिसाब से लोड के हिसाब से। अगर ऐसा सिस्टम उनके पास में नहीं है तो वो कॉन्फ़िगर करके रख सकते हैं कि भाई मेरा जो ये सिस्टम है उसमें जो हमारा वर्चुअल मशीन है या सर्वर है वो 5 से 8 के बीच में मैक्सिमम आउटपुट देना चाहिए। यानी कि सोचिए कि जैसे कि मान लिया 16 GB रैम थी सर्वर में, तो वो बोलेगा कि 32 GB रैम उस समय एलोकेट हो जानी चाहिए ऑटोमेटिक। तो वो सारा कॉन्फ़िगरेशन वो करके रख देता है, तो इस हिसाब से वो ऑटो स्केल हो जाता है, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट भी हम कैप्चर करते हैं। कुछ वायर फ्रेम है तो वायर फ्रेम बना देते हैं, ठीक है। तो यूज केस डायग्राम बना सकते हैं हम। तो ये कंप्लीट पैकेज हम बना के फीचर में पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज करके दे देते हैं। तो जब डेवलपर को हम ग्रूम करते हैं ये सब फीचर, तो उनको इजी टू होता है अंडरस्टैंड, और जो रिव्यू करता है उसको भी ये समझ में आता है कि आप प्रोफेशनल हैं, आपको मालूम है फीचर कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। Hi Sangeeta, thanks for posting your question. I'm new to this field, started learning about a BA to get an entry. Please provide an email ID at the end of the session. Thank you for the session, very well explained. Okay. See, Sangeeta, I'm conducting these sessions, to address such kind of things only. If you might have joined at the beginning of the session, I was explaining the same thing as as a BA when you join to an organization, what and you are supposed to interact with the customer, how you should be interacting with them, what should be your first step, what should be your collecting and your first meeting, how should be organizing after collection of those data. I think you can go through after this. I will when I post this stream, you can go through and try to understand, ठीक है ना। और अभी भी मैं सेशन में हूं, तो आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिए मुझसे, ठीक है। आप लिखिए, मैं उस पर बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो एज ए बिजनेस एनालिस्ट आपको क्लाइंट से इंटरेक्ट करके उसको आपके जो क्वेश्चनर आपने सेट किए होंगे, आपने जो क्वेश्चंस लिखे होंगे, आप देखिए अब क्लाइंट के सामने जाने के बाद में आप सोचोगे पूछना क्या है, तो इट्स नॉट गुड एक्चुअली, ओके। तो आपको लगता है कि जैसे मंडे को आप जा रहे हो क्लाइंट से मिलने के लिए, तो आप भैया फ्राइडे को बैठ के थोड़ा सा लिख लो, समझ लो कि क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए। देखो क्वेश्चंस हमारे यही होते हैं, व्हाट यू वांट, व्हाई डू यू वांट, व्हेन डू यू वांट, वेयर डू यू वांट, एंड एक और होता है कुछ डब्ल्यू से होता है, वेयर डू यू वांट, आई थिंक समथिंग, ओके। ये 4-5 वाई होता है, 5 वाई होता है समथिंग, वो पूछा जाता है। तो वो क्लाइंट बताता है उसको चाहिए क्या, क्या चाहिए, कब चाहिए, और कहाँ चाहिए। कहाँ का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि वो कोई लोकेशन बोल रहा है बेंगलोर और हैदराबाद, वो पूछ रहा है कि उसको वेब बेस्ड एप्लीकेशन चाहिए कि सिस्टम बेस्ड चाहिए, ठीक है ना, क्लाउड बेस्ड चाहिए, वो बताएगा। वही चीज होता है वो वहां का कहाँ का मतलब, ठीक है। और वेन तो हो गया, उसको कब तक चाहिए। वेन मतलब वो बोल रहा है कि ही इज एक्सपेक्टिंग कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन आप बनाओगे वो कब तक चाहिए उसको, ये सब पूछोगे। ये पूछने के बाद में जीरा पे जाकर एपिक क्रिएट करोगे, एपिक के अंदर में बाइफरकेट करके फीचर्स क्रिएट करोगे। फीचर्स के अंदर मैंने आपको बताया कि क्या क्या लिखना होता है, ठीक है ना। अब आती है बात यूजर स्टोरी लिखने की। यूजर स्टोरी देखिए, एक होता है फीचर बैकलॉग,
इसको हम लोग टर्मिनोलॉजी, एजाइल टर्मिनोलॉजी में बात कर रहा हूँ। फीचर बैकलॉग, फीचर बैकलॉग मतलब एक एपिक के जितने भी आपने फीचर बनाए या मल्टीपल एपिक्स के जो जो फीचर बनाए हैं उसमें आपने कुछ ना कुछ डेडलाइन दे रखी होगी कि रिलीज मार्किंग की होगी। FY22 Q3 मतलब जो सितंबर से जुलाई से सितंबर चलता थर्ड क्वार्टर, ठीक है ना। FY22 Q4 मतलब जो हमारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर फोर्थ क्वार्टर। तो ऐसा हम लोग मार्किंग करते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो ये मार्किंग करने से हमको क्या होता है कि हम रिलीज एक जब हम रिलीज एक चार्ट निकलते हैं तो वहां पे दिखता है कि अच्छा ये फीचर्स हमारे लाइनअप हैं इन इन क्वार्टर्स में। तो क्लाइंट भी रिव्यू करके बोल सकता है अच्छा नहीं नहीं भाई, ये फीचर जो हमको ये अर्जेंट चाहिए, आप इसको पहले प्रीपोन करो, तो प्रीपोन कर देते हैं। या कह सकता है क्लाइंट की भाई ये फीचर हमको अभी नहीं चाहिए, आप इसको थोड़ा सा नेक्स्ट क्वार्टर में मूव कर दो, वो हम कर देते हैं। तो ये मार्किंग हम जीरा में करते हैं। अब यूजर स्टोरी हम लोग कैसे बनाते हैं? यूजर स्टोरी बनाने के लिए उसी फीचर को पकड़िए आप जो प्रायोरिटाइज फीचर हो, जो क्लाइंट कह रहा है कि भाई मुझे ये फीचर पहले देखना है इम्प्लीमेंट होते हुए। तो आप वहां पे जाइए क्योंकि आप ही ने फीचर बनाया तो आपको मालूम है कि बेसिकली क्या है फीचर, आउटपुट क्या है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, एवरीथिंग। आपको करना क्या है, सिर्फ उस फीचर को थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करना है यूजर स्टोरी लेवल पे। अब वो कैसे करोगे आप? आपने फीचर का एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देखा, पहला एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। उस फर्स्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में क्या क्या बोल रहा है कि एज ये सिस्टम शुड बी एबल टू डू पेमेंट ट्रांजैक्शंस थ्रू क्रेडिट कार्ड। तो वो जो पर्टिकुलर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, आपने उसको पकड़ के एक यूजर स्टोरी लिखना शुरू कर देना है। अब यूजर स्टोरी क्या होगा? एज यूजर, when I am making a payment on this system, some system, retail system, I should be able to see the payment option of credit card, ठीक है, comma, so that I can make the payment, I can purchase the item and make the payment through my credit card. So ये एक हमारा यूज केस का मॉडल बन गया। अच्छा मुस्तफा, मुस्तफा भाई हाय, मेक अ डिटेल वीडियो ऑन एजाइल स्क्रम। आई थिंक ऑलरेडी है मुस्तफा भाई, आप देखिए उसमें 13 14 और वीडियो डे 14 का है, उसमें देखिए आप, काफी डिटेल्ड है। मैं देखिए मैंने लाइव सेशन करना इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने ऑलरेडी कवर कर रखी हूँ 19 वीडियोस में। अगर आप जाकर देखोगे डे 19 तक, अगर आप डे 1 से देख लोगे, आई प्रॉमिस आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। हाउ इट इज बेनिफिशियरी फॉर अ कंपनी, ओके, एंड अबाउट बिजनेस एनालिस्ट रिज्यूम मेकिंग। ठीक है, रिज्यूम एक सैंपल रिज्यूम मैं आपको दे देता हूँ, मैं एक कोशिश करूंगा देने का। एक वैसे मिल जाएगा आपको, ऐसा कुछ फॉर्मेट नहीं होता है। बिजनेस एनालिस्ट, देखिए बिजनेस एनालिस्ट का मैं पहले आपको मुस्तफा भाई इसका क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि एजाइल स्क्रम क्या होता है, कैसे बेनिफिट होता है। मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ, हालांकि मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एजाइल स्क्रम पहले एजाइल एक्सपी हुआ करता था, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में बिजनेस एनालिस्ट नहीं होता था, ऑनरशिप वहां पर डेवलपर के पास में होती थी। वहां पर डेवलपर ही जाकर क्लाइंट से बात करके रिक्वायरमेंट कोडिंग शुरू कर देता था, वहां कोई डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी नहीं होता था। तो वहां पर ये, और ये हेल्पफुल होता है उन कंडीशंस के लिए, उन प्रोजेक्ट्स के लिए जहां पर बहुत ही रैपिड कुछ चाहिए होता है। तो आज भी एक्सपी यूज होता है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एजाइल में, जहां पर बहुत ही फास्ट कुछ करके देना होता है, मतलब एक आध 2 महीने में ही करके कुछ दे दो क्लाइंट को, वहां पर यूज होता है। और जो जो आपका जो स्क्रम है, स्क्रम होता है सिस्टमेटिक अप्रोच। देखिए स्क्रम में आपका जैसे कि कोई क्लाइंट है, उसके पास में बिगर पिक्चर है, रिक्वायरमेंट है, और एज ए सर्विस प्रोवाइडर आप उस मेथोलॉजी को फॉलो कर रहे हो जिसमें एक हाईली ट्रांसपेरेंसी रहती है कि आप जो कर रहे हो वो क्लाइंट देख सके, आप जो करके इम्प्लीमेंट करके डिलीवर कर रहे हो वो क्लाइंट तक डिलीवर हो सके, ठीक है ना। अब इट इज नॉट कंपेयर्ड, इफ यू कंपेयर्ड विद वाटरफॉल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल में क्या होता था, वो रिक्वायरमेंट कलेक्ट करके रखते थे वो लोग, 3 महीने 4 महीने में रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते थे, फिर रिव्यू करके अप्रूव करके तब कोडिंग शुरू करते थे, और कोडिंग होने के बाद में, टेस्टिंग होने के बाद में तब क्लाइंट देख पाता था कि भाई इसका प्रोडक्ट बना कैसा है। तो यही फेलियर था हमारा वाटरफॉल और इन सब मॉडल्स का। लेकिन एजाइल स्क्रम में क्या है, एजाइल स्क्रम 2 वीक्स का स्प्रिंट होता है। उस 2 वीक्स के स्प्रिंट में एंड ऑफ द स्प्रिंट डेमो किया जाता है। वो स्प्रिंट डेमो हम लोग किसको करते हैं? क्लाइंट को ही करते हैं। तो क्लाइंट को हम लोग दिखाते हैं कि भैया इस स्प्रिंट में हमने ये
स्टोरीज प्लान की थी, ये हमने किया है, आप देखिए ये सही है कि नहीं सही है। अगर कुछ फीडबैक देता है तो इमीडिएटली आप उस फीडबैक को नेक्स्ट स्प्रिंट में ही टेक ओवर करके उसको इम्प्लीमेंट करके फिर से उस स्प्रिंट में डेमो करके साइन ऑफ ले लेते हो, ठीक है। तो ये एजाइल स्क्रम होता है, उन कंपनीज के लिए बेनिफिट होता है जो सिस्टमेटिक अप्रोच में ट्रांसपेरेंसी के साथ में एजिलिटी के साथ में प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीता, हाय 2000 में बीकॉम ग्रेजुएट, फिर मेरा एक ईयर ब्रेक हुआ था विप्रो में, उसके बाद में ट्रांजिशन से गवर्नमेंट बैंकिंग एंड अदर एग्जाम्स दिए पर कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। ओके, अभी मैं बीए करना चाहती हूँ। देखिए हाँ, बहुत अच्छी बात। देखिए देखिए कोई गैप का इतना कुछ लेना देना नहीं होता है। जब आपका इंटरव्यू होता है, आप समझ लीजिए संगीता जी, इंटरव्यू में आपकी स्किल्स चेक की जाती हैं पहली चीज, और स्किल्स आपकी यही है कि आप उनके क्वेश्चंस का आंसर दे पाए। इंटरव्यूअर आपको पूछ रहा है कि एज ए बिजनेस एनालिस्ट व्हाट आर द डिफरेंट रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स, तो आपको बताना चाहिए। आप बता ले गए तो इसका मतलब आपको आता है, और वो समझ जाएगा कि भाई मेरे पास में ये आएगा तो ये कर लेगा काम, ठीक है ना। तो आप वो बहुत ही छोटी जो कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो जिनके पास में थोड़े नाटक होते हैं वैसे कि इतना गैप नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, बट ज्यादातर कंपनीज में नहीं होता है। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, आप ये मत होइएगा, ठीक है ना, हताश मत होइएगा, और इसको अप्लाई करते रहिए कंपनीज में और अपनी स्किल्स डेवलप करते रहिए। यूडेमी से करिए, आपने लोकल किसी वहां पर कोई इंस्टीट्यूट्स है वहां पर ज्वाइन करके आप बिजनेस एनालिस्ट के आप क्लासेस ले सकते हैं, कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो वीडियोस मैंने बनाए हैं ना, ये देखिए मैं आपको क्या बताऊं, मैं पहले एक इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग भी देता था, ठीक है ना। वो ट्रेनिंग जो दी जाती है ना, वो एक प्री डिफाइंड एक बुकलेट होती है उनके पास में, उसके बेस पे वो ट्रेनिंग दे देते हैं। एक तरह से एक किताब ली, उस किताब का चैप्टर वाइज हमने 2 वीक्स में 3 वीक्स में हमने क्रैश कोर्स करके दे दिया ट्रेनिंग। उससे कुछ होगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको आपकी खुद की मेहनत ही आगे ले जाएगी, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक यूज केस खोलिए, केस स्टडी गूगल पे, और अपनी जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जितना आपने पढ़ा अब तक, उसको अप्लाई करिए वहां पर। आप देखिए कि उस केस स्टडी के बेस पे क्या आप बिजनेस केस आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, यूज केस आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, यूजर स्टोरी लिख पा रहे हैं कि नहीं, यूज केस डायग्राम बना पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप ये सब कर ले रहे हैं, इसका मतलब आप रेडी हैं। इतना सा फर्क समझिए, ठीक है। और कंपनीज, एक कंपनी अगर बोलती है कि उनको ये सब नहीं पसंद है, गैप्स ज्यादा है, ये नाटक कर रही है, दूसरी कंपनी में जाइए, बहुत कंपनीज है, ठीक है ना। क्वेश्चंस बहुत सारे आ गए, एक सेकंड में एक एक करके जाता हूँ। ठीक है संगीता जी, मैंने आई थिंक आपका आंसर दे दिया है। उसके टूल्स समझ में, साथ में बिजनेस एनालिटिक्स एनालिटिक्स बिजनेस एनालिटिक्स कर सकते हैं आप, आजकल डिमांड में है। बिजनेस एनालिटिक्स में डेटा एनालिटिक्स होता है, उसका भी काफी मतलब उसमें जस्ट प्लेइंग विद द डेटा बेसिकली। और ये जो अपनी अमेजोन है और फ्लिपकार्ट है, ऊबर है, ओला है, ये जितनी भी इस तरह की कंपनीज होती है ना, इसमें डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप इसमें अच्छी सी नॉलेज लेके अच्छा सा कोई एक सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है ना। मुस्तफा भाई क्या बोल रहे हैं, सर आई एम न्यू इन द वे, इट्स टफ टू अंडरस्टैंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बीए, कैन यू इसमें फ्रिक्वेंट टर्म और टॉपिक कंटेंट्स है। हाँ मुस्तफा भाई, मैं देखिए एक ही चीज बोलूंगा, अगर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। देखिए कोई भी चीज समझने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। क्रैश कोर्स करके, ये क्रैश कोर्स नहीं है, ये क्या बोलूं मैं आपको, ये आप कुछ बेचने जाने जाके कुछ बेच नहीं रहे ना कि आप समझ लो कैसे बेचना है और बेच दो, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जब तक समझोगे नहीं खुद से, आप उस रोल में, उस प्रोफाइल में जब आप कंपनी में जाकर जॉब करोगे तो आप उसको परफॉर्म कैसे करोगे। वो कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा पहले, देखिए। और वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप उसको डीपली अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है ना। बिजनेस एनालिस्ट में टर्मिनोलॉजीज यही सब है, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स, स्वॉट एनालिसिस क्या होती है, आरएससीआई मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है ना। ये सब मैंने बनाया हुआ है उसमें वीडियोस में, आप देखिए जाकर, ठीक है ना।
और उसमें क्या होता है, यूजर अगर एजाइल बेस्ड है तो डेफिनेटली आपको पूछेगा यूजर स्टोरी क्या होती है, फॉर्मेट क्या होता है, कब लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, उसको उसको इंजीनियरिंग टीम को कैसे देते हैं डेवलपमेंट करने के लिए, ये सारे क्वेश्चन शुरू कर देगा। एक बार यूजर स्टोरी में घुस गया तो 10-15 मिनट यूजर स्टोरी में निकाल देते हैं आज के इंटरव्यूअर, ऐसा भी है आपको। और वो इसलिए करते हैं, आपको वो समझना चाहते हैं कि आपने खाली गूगल में पढ़ के तो नहीं आ गए, आपने एक्चुअल में कभी बनाया है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप गूगल से केस स्टडी उठाइए और अपनी नॉलेज टेस्ट करिए। आप हफ्ते 5 दिन पढ़िए और वीकेंड में तो सैटरडे संडे में केस स्टडी पे उठा के देखिए कि मैं 5 दिन में क्या सीखा हूँ, कितना सीखा हूँ, ठीक है। ये इस तरह से आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी जीरा टूल्स के देखिए नॉलेज, अगर आप फ्रेशर हैं तो कोई आपसे नहीं पूछेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपने किसी कंपनी में काम नहीं किया है। कोई आपको पूछ ले जीरा टूल में काम किया है क्या, रैली टूल में काम किया है कि नहीं, तो उनको बोल सकते हैं आप कि नहीं किया है, लेकिन आप ये जरूर उनको बता सकते हैं कि मैंने यूट्यूब में जीरा टूल के बारे में, क्योंकि आपको बहुत सारे यूट्यूब वीडियो मिल जाएंगे जहां पर जीरा टूल और रैली टूल्स के बारे में एक्सप्लेनेशन है। जीरा की खुद की वेबसाइट, रैली की वेबसाइट है जहां पर उनके यूजर मैनुअल्स और तमाम चीजें आप पढ़ सकते हैं। तो उनको आप ये बोल सकते हैं कि मैंने काम नहीं किया लेकिन मुझे आता है, मैं कर लूंगा ऐसा, ठीक है ना। और उनको आप बोल सकते हैं आरटीएम, रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी सेम काम करती है बेसिकली, टू ट्रेस द रिक्वायरमेंट टिल रिक्वायरमेंट गैदरिंग टिल द मूविंग इनटू द प्रोडक्शन, वो पूरा ट्रेसिबिलिटी होती है। मैंने फॉर्मेट भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं उसमें। यूडमी, संगीता, जब यूडमी लोकल लोकल अगर आप हैदराबाद, बैंगलोर, किसी भी हाईटेक सिटी के आसपास में है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे। आप सिंपली लर्न यूडमी कहीं से भी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स दे आर। आप इस तरह से समझिए कि एटलीस्ट वो आपसे तो ज्यादा ही जानते होंगे ना कि उन्हें इंस्टीट्यूट चला रहा है, तो उस हिसाब से आप जाइए कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को तो जरूर मिल जाएगा, ठीक है ना। एनालिटिक्स, ठीक है। हाय विक्रम, एज ए बीए डू वी नीड टू लर्न बीआई टूल्स एसक्यूएल? देखिए, अमेजोन, मैंने तो कुछ एग्जांपल्स कंपनियों का नाम लिए थे जहां पे बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स की जरूरत पड़ती है, वो डेफिनेटली आपको बीआई टूल्स पे पूछेंगे। लेकिन अगर इस तरह की कंपनी नहीं है, नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, कुछ और तरह की कंपनी है डोमेन की, आपको ये सब नहीं पूछेगा वो, ठीक है ना। क्योंकि बीआई ये एक अलग प्रोफाइल ही हो जाती है, बिजनेस एनालिटिक्स में आता है, वो बिजनेस एनालिस्ट में नहीं आता। बिजनेस एनालिटिक्स का काम होता है डेटा को एनालाइज करके रिक्वायरमेंट समझना, वहां पर गैप्स क्या है, और आप मतलब जो भी बात करोगे आप डेटा में ही बात करोगे, उसमें कुछ भी लिखा हुआ जैसा नहीं रहेगा। जिसे हम लोग फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखते हैं, वो सारा कुछ डेटा पे ही चलता है। तो थोड़ा सा कहते हैं ना, जिनका जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है, जो स्टैटिस्टिक्स से कुछ किया हुआ, उन्होंने कुछ सर्टिफिकेशन, कुछ कोचिंग वगैरह की हो, वो लोग इस प्रोफाइल में जा सकते हैं। इसका सर्टिफिकेशन भी होता है, कर सकते हैं। देखिए, अदर देन दैट एसक्यूएल, एसक्यूएल आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप बेसिक सेलेक्ट क्वेरी, ज्वाइन क्वेरी, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, थोड़ा तो आप समझ सकते हैं, वो भी आपको बहुत इजीली आप गूगल में कर सकते हैं मेरे हिसाब से। देखिए, उतना कोई टफ नहीं है उसमें, ठीक है ना। सेलेक्ट क्वेरी और ये सब, इससे ज्यादा आपको कोई पूछेगा नहीं। देखिए, और मैं आपको बताता हूँ 99% बिजनेस एनालिस्ट को एसक्यूएल का एक्सेस देते ही नहीं है कंपनी में, क्योंकि वो प्रोडक्शन डेटाबेस होता है और तमाम चीजें होती है, नहीं देते हैं बेसिकली वो। आपके डेवलपर, अच्छा आपको कोई डेटा चाहिए तो आप लिख दो भाई डेवलपर को, भाई मुझे लास्ट 1 ईयर में कितने नए यूजर क्रिएट हुए थे, वो मेरे को एक रिकॉर्ड फेच करके दे दो, तो वो आ जाएगा, उसको मालूम है, सेलेक्ट क्वेरी लिखेगा, उसको मालूम है कौन सी टेबल है, वो उस टेबल से उठा के आपको डेटा एक्सपोर्ट करके दे देगा। तो जनरली बिजनेस एनालिस्ट को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बट एक्चुअल काम करने का मौका बहुत रेयर मिलता है बैकएंड पे डेटाबेस, वो डीबीए लोग करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। बट इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेलेक्ट क्वेरी, ज्वाइन क्वेरी, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए तो अच्छा रहता है। एक बार मैंने बहुत पहले एसेंचर में इंटरव्यू दिया था, बहुत पहले, तो मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे इसके रिगार्डिंग, और मैंने बताए भी थे, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, उसने मेरे को लिखवाया था एक्चुअली बैठ के। दो लोग बैठे थे और उसने मुझे एक सिनेरियो दिया था, मुझे बोला था कि ऑन ऑन द पेपर आप लिख के दिखाओ, तो
कुछ एक कंपनीज होती हैं जिसमें वो लोग पूछते हैं, ठीक है ना। और क्या पूछा विक्रम भाई आपने, आई एम न्यू टू दिस प्रोफाइल सो कैन यू प्लीज अपलोड सम बीए प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स फॉर प्रैक्टिस। यार एक्चुअली इसका मैं सोच रहा हूँ कैसे करूँ मैं असाइनमेंट्स का। एक 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 एक, एक वेबसाइट बनाकर मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? ठीक है, मैं देखता हूँ इसके बारे में कि मैं कैसे आप लोगों से इंटरेक्ट करके कुछ केस स्टडी या कुछ ऐसा कुछ कर सकता हूँ मैं प्रैक्टिस असाइनमेंट्स का मैं, ठीक है ना। चलिए एक क्विक टेस्ट करते हैं। विक्रम, आप अगर न्यू टू दिस प्रोफाइल है, आई डोंट नो कि कितना आप जानते हैं, संगीता आप मुझे नहीं मालूम है, और मुस्तफा आप मुझे नहीं मालूम है कितना जानते हैं। अगर आप लोग तीनों लोग हो तो आप लोग जरा टाइप करिए RSCI मैट्रिक्स क्या होती है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पहले तो यही बताइए। गूगल मत करिएगा, आपको मालूम है तो ही टाइप करिएगा, वरना मत करिएगा, ठीक है ना। और RSCI फुल फॉर्म नहीं मालूम है तो एटलीस्ट आप बताइए उसका यूज क्या होता है, अगर आपको मालूम है तो। अगर ये टफ क्वेश्चन लग रहा है, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि BRD और FRS में डिफरेंस क्या है, आप बताइए। एक इंटरव्यू क्वेश्चन से मैं आपको पूछ रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे बताइए, आप मुझे एक लाइन में लिख सकते हैं, हल्का सा मैं समझ जाऊंगा, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, अगर आप लिख सकते हो तो, ठीक है ना। अब बाकी मैं कुछ पता करता हूँ, कुछ और तरीका है कि हम लोग और मोर इंटरेक्टिव हो सके, ठीक है ना। या काम करते हैं, नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम लोग बिजनेस एनालिस्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का एक मैं सेशन कर देता हूँ, तो थोड़ा सा आपको नॉलेज चेक भी हो जाएगा, ठीक है। और उसमें आपको करना क्या है कि अगर आपको मालूम है उस क्वेश्चन का आंसर तो आप यस, और नहीं मालूम है तो नो लिख के टाइप करिएगा, और मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा क्वेश्चन। तो आपको नहीं मालूम होगा तो आप जान जाएंगे, आपको मालूम है तो रेक्टिफाई हो जाएगा कि हाँ आप सही हो, ठीक है ना। ये नेक्स्ट सेशन में पक्का मैं इस चीज पे करता हूँ, थोड़ा सा इंटरव्यू की तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। और संगीता क्या IABA का, आई मीन IABA अगर आप जाना चाहते हैं, मेरे अभी दोस्त ने किया है CBAP का सर्टिफिकेशन, उसने सिंपली लर्न में ज्वाइन किया था, और सिंपली लर्न में ज्वाइन करने के बाद में उसने प्रैक्टिस सेट्स दिए जाते थे IABA के सिंपली लर्न में। उसने काफी प्रैक्टिस सेट्स किए और उसने काफी पढ़ाई की है, और उसके बाद उसने क्रैक किया है। लेकिन इन सब में एक चीज होती है कि उसका कुछ टाइमिंग होता है कि आपका इतना तो होने चाहिए आवर्स एज ए बिजनेस एनालिस्ट, तभी आप उस सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो वो जरूर चेक करिएगा उसकी IABA की वेबसाइट पे बिफोर गोइंग फॉर दैट। और यूडेमी में भी यस, उसमें देते हैं वो लोग उसका पूरा प्लेटफॉर्म, वो लोग खुद ही चेक कर लेंगे आपको कितना एक्सपीरियंस है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो आप एलिजिबल हो तो आप एग्जाम लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है वो एग्जाम हो जाएगा। ECBA कर लीजिए, इंट्री लेवल का एग्जाम होता है वो कर लीजिए, बहुत अच्छा है वो। इसके बाद CCBA करिएगा, ठीक है ना। इसके बाद CBAP तो सबसे लास्ट है, खैर ECBA आप कर लीजिए, अच्छा रहेगा, उससे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको। मुस्तफा भाई क्या लिख रहे हैं, RSCI इज अ मैट्रिक्स टू गिव रिस्पांसिबिलिटी विद सर्कुलर। हाँ सही है, RSCI मैट्रिक्स क्या होती है कि यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कि कौन उस प्रोजेक्ट में रिस्पॉन्सिबल कौन है, मतलब जैसे कि रिक्वायरमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, अरे अकाउंटेबिलिटी किसकी है, कंसल्टेड किसको करना है, कौन जस्ट जैसे ईमेल आप लिखते हो ना, तो उसमें किसको आप जस्ट नीड टू बी कंसल्टेड करोगे, कि आप आपको कोई जैसे 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 ये होते हैं ना आपके, क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, ठीक है ना। तो उनके पास में जैसे आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने जा रहे हो, तो किन से जैसे अकाउंट मॉड्यूल आप काम करो, तो अकाउंट मॉड्यूल में किन से कॉन्टेक्ट करना है, तो उनका नाम लिखोगे वहां पे, कंसल्टेड, ठीक है ना। फिर एक होता है इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म्ड में जैसे कि उनको जस्ट लूप करते रहो, कोई भी आप उस प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस कर रहे हो तो लूप करते रहो। तो ये एक सेट इंफॉर्मेशन, यूजर का इंफॉर्मेशन रेडी करते हो कि जब आप उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, किन से आपको, कौन रिस्पॉन्सिबल है क्या चीज करने के लिए, कौन अकाउंटेबल है क्या चीज करने के लिए। रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल होता है कि बिजनेस एनालिस्ट रिस्पॉन्सिबल है रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने का, बट प्रोजेक्ट मैनेजर क्या है, अकाउंटेबल है उस रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, BA जा रहा है रिक्वायरमेंट गैदरिंग करके ला रहा है कि नहीं, वो अकाउंटेबल है। अगर मेरा सीनियर डायरेक्टर
देखेगा इस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, तो अकाउंटेबिलिटी के लिए वो प्रोजेक्ट मैनेजर को चेक करेगा, नहीं कि बीए को। बीए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अकाउंटेबल कौन है? वो प्रोजेक्ट मैनेजर है। इस तरह से समझिए। और फिर कंसल्टेड एंड इन्फॉर्म। राइट, सही आपने बताया। और विक्रम भैया लिखते हैं आरएससी यूज्ड टू ट्रैक ओवरऑल लाइफ साइकिल ऑफ द सॉफ्टवेयर। नहीं नहीं नहीं, वो चीज नहीं होती है। आरएससीआई मैट्रिक्स आई थिंक आई जस्ट एक्सप्लेन, ठीक है ना विक्रम भाई। जो ओवरऑल लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है, वो सब ऐसा कुछ पैमाना नहीं होता है, देखिए, ट्रैक करने के लिए, ठीक है ना। हमको मालूम है कि वाटरफॉल में क्या होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, ठीक है ना, एंड देन सपोर्ट। ये एक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है ना। लेकिन जब आप स्क्रम में आते हैं तो वो चेंज हो जाती है। कैसे? प्रोडक्ट स्प्रिंट प्लानिंग, एस्टिमेशंस, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, स्प्रिंट डेमो, स्प्रिंट रेट्रो, ये लाइफ साइकिल होती है एजाइल की। वाटरफॉल की मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मुस्तफा, बीआरडी इज द रिक्वायरमेंट ऑफ बीआरडी इज द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस एंड एफआर इज द फंक्शन। हाँ, करेक्ट है, करेक्ट मुस्तफा भाई। बीआरडी जो होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट, वहां पर आप बिजनेस बिजनेस केसेस डिफाइन करते हैं, एज इज प्रोसेस डिफाइन करते हैं वहां पे, ठीक है ना। उनका उनका आज का प्रोसेस क्या है, ठीक है ना। तो बीआरडी टॉक्स अबाउट द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, बिजनेस केसेस। और जो एफआरएस होता है उन बिजनेस केसेस में से जो हमारा टू बी प्रोसेस बनता है। एफआरएस को हम लोग टू बी प्रोसेस भी बोल सकते हैं। कुछ कंपनीज एफआरएस बोलती है, कुछ कंपनी एफएसडी बोलती है। सब सेम होता है, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, टू बी डॉक्यूमेंट, ये सब कुछ एफआरएस ही होता है, ठीक है ना। उस बिजनेस रिक्वायरमेंट को फंक्शनल रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट करके जो हम लिखते हैं वही होता है हमारा एफआरएस। वहां पे टू बी प्रोसेस, यूजर स्टोरीज, वायर फ्रेम्स, आपके यूएमएल डायग्राम्स, वो सारे हमारे एफआरएस में आते हैं, ठीक है ना। आपके बीआरडी में क्या क्या आते हैं? बिजनेस केसेस, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, एज इज प्रोसेस, क्रॉस फंक्शनल डायग्राम, बीपीएमएन, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, आप देख लीजिएगा, वो सारे आते हैं बीआरडी में। विक्रम भाई लिखते हैं एफआरडी इज अ फंक्शन रिक्वायरमेंट विद द बिजनेस रिक्वायरमेंट। करेक्ट करेक्ट, यू आर करेक्ट ऑन दैट, थैंक यू। या अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अभी मैंने आई थिंक आज की मैंने पूछा था, इसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया था। आप देखिए अगर आपने ज्वाइन किया था उस समय कि नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ यूज केस एंड यूजर स्टोरी? आप बताइए अगर कर सकते हैं आप तब तक, ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन होता है, लोग पूछते हैं एफआरएस और एसआरएस में क्या डिफरेंस होता है। मतलब मैं आपको ये क्वेश्चंस उन्हीं कंपनी में पूछे जाएंगे आपको जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं, जो एजाइल पे नहीं है। आप समझिएगा, देखिए, जो भी एजाइल बेस्ड प्रोडक्ट कंपनीज हैं उसमें आपको बीए डिफरेंस, बीआरडी, एफआरएस सारे सब पूछेंगे नहीं आपको। वो एक हल्का सा एक बार जरूर पूछ लेंगे क्या आपने कभी बनाया हुआ है। वो ये समझना चाहते हैं कि आप ट्रेडिशनल बीए हो कि नहीं हो, ठीक है ना। कभी ऐसी जरूरत पड़ गई तो आप कर ले जाओगे कि नहीं कर ले जाओगे। लेकिन उनके 99% क्वेश्चंस एजाइल स्क्रम पे आएंगे, आपके बीआरडी, एफआरएस, एसआरएस में नहीं आएंगे। लेकिन अगर कोई ट्रेडिशनल अप्रोच की कंपनी है जहां पर बीआरडी, एफआरएस सब डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जैसे गवर्नमेंट साइड की कंपनीज कुछ है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लेती है, जैसे अपने हिटैची बनता रहा है, वो पूरी लोकल भी उपाधि है, बहुत सारी हैदराबाद में कंपनीज है, कुछ मैं जानता हूँ। तो वो इस तरह की कंपनीज लेती हैं जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, उसमें पक्का एफआरएस, बीआरडी, एफआर, दुनिया के डॉक्यूमेंट बनते हैं, सब बनते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो मेरा दो क्वेश्चन था आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूज केस एंड यूजर स्टोरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसआरएस एंड एफआरएस, ठीक है ना। आप वन लाइन में लिख सकते हैं तो बता दीजिए, अब हिंट दे सकते हैं तो। ठीक है, आई थिंक ये 1 घंटा अप्रोक्सीमेट होने वाला भी है, तो 10 मिनट में क्लोज करेंगे इसको। ठीक है, क्या लिखा है? यूज केस इज हाउ यूजर इंटरेक्ट विद द सिस्टम एंड यूजर स्टोरीज डिपिक्ट्स अबाउट हाउ यूजर्स यूजेस दिस प्रोसेस। करेक्ट। ये क्वेश्चन एसेंचर में पूछा गया था, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एसेंचर में जब मैं बहुत पहले जब गया था इंटरव्यू देने, तो वहां क्वेश्चन पूछा गया था कि यूज केस होता क्या है। तो
यूजर स्टोरी जो यूज केस डायग्राम बनाते हैं ना, जब आप एक सिस्टम बाउंड्री के अंदर उसके जो एक्लिप्स होते हैं ना, वो हर एक एक्लिप्स रिप्रेजेंट करता है एक यूज केस को। तो आप इनडायरेक्टली बोल सकते हैं यूजर स्टोरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूज केसेस, और इन यूजर स्टोरी डायग्राम ईच यूज केस रिप्रेजेंट अ द एक्लिप्स रिप्रेजेंट अ यूज केस। यूज केस एक एज ए स्टेप आप समझ लीजिए, जैसे कि आप कोई, मैं दुकान पे सामान खरीदने जा रहा हूँ, तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा? मैं तैयार हुआ, पर्स रखा, ये मेरा ही पहला यूज केस हो गया। मैं नीचे गया दुकान तक, ये मेरा दूसरा यूज केस हो गया। तो ऐसा समझिए आप, और इन सबको मिला के क्या हो गया? मुझे दुकान से सामान खरीदने जाना है, तो ये मेरा यूजर स्टोरी हो गया। बट उस दुकान से सामान खरीदने के लिए, जाने के लिए, लाने के लिए मेरे स्टेप्स क्या है? वो मेरे एक एक यूज केसेस हो गए। ऐसा समझिए आप, ठीक है। विक्रम भाई लिखते हैं फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज हाउ द सॉफ्टवेयर विल वर्क्स एंड सारे सॉफ्टवेयर रिक्वायर डेवलप द प्रोजेक्ट, द सॉफ्टवेयर विल वर्क। हाँ, ये ठीक है। अच्छा अच्छा लिखा है आपने विक्रम भाई, इसमें ये सही लिखा है आपने। मैं थोड़ा और इसको एलिब्रेट कर देता हूँ। एफआरएस डिफाइन करता है फंक्शनल अप्रोच ऑफ योर सिस्टम, और एसआरएस आपको बताता है सिस्टम अप्रोच। व्हाट इज दैट सिस्टम, व्हाट इज द बैक एंड ऑफ दैट सिस्टम, ठीक है ना। इसका इसी से नाम जाहिर होता है ना, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट, अब देखिए एफआरएस एसआरएस में आप जब डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो आपको क्या डिफरेंस आएगा। मुस्तफा कुछ लिखते हैं एसआरएस इज उसका रिक्वायरमेंट, एफआरएस फंक्शन का। ओके, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके बाद हम लोग आज का सेशन क्लोज करेंगे, और मैं बीच में कुछ फाइंड आउट करता हूँ कि क्या और कुछ हमारे पास में हो सकता है, आप मोर इंटरेक्टिव हम लोग, मैं आपको भी देख सकूं, आप हमको भी देख सके, हम लोग कर लेंगे ऐसा कुछ, देखता हूँ मैं। एफआरएस में मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखते हैं, फंक्शनल एस्पेक्ट बताते हैं सिस्टम का, यूजर्स कौन है, टारगेट यूजर्स कौन कौन है, और वो यूजर्स आपके सिस्टम को इंटरेक्ट कैसे करते हैं फंक्शनल अप्रोच में। आप वहां पर ये लिखते हैं टू बी प्रोसेस, वायर फ्रेम और यूएमएल डायग्राम। यूएमएल डायग्राम में क्या, यहीं पे डिफरेंस आ जाता है। देखिए यूएमएल डायग्राम में एफआरएस में आप लिखते हैं यूज केस डायग्राम, और एसआरएस में क्या लिखते हैं आप? सिस्टम एबिलिटी, सिस्टम परफॉर्मेंस, आर्किटेक्चरल, इनपुट आउटपुट डायग्राम, ठीक है ना। और एचएलडी जो हाई लेवल डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है, जनरली बीए भी बना सकता है, बहुत टफ नहीं होता एक्चुअली। एचएलडी का मैं एक वीडियो सोच रहा हूँ बनाने का। एचएलडी में कुछ नहीं होता है, उसमें बताया जाता है कि ये जो एक थोड़ा सा ऐसा स्क्वायर बॉक्सेस लगा लगा के थोड़ा सा प्रोसेस बता देते हो कि यहाँ पर स्टोरेज रहेगा, ये हमारा डेटाबेस क्या होगा, हमारा कौन कौन सी एपीआईज रहेंगी थर्ड पार्टी सिस्टम्स की, या विद इन सिस्टम की कौन कौन सी एपीआई रहेंगी। each स्क्वायर बॉक्स कैन रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर मॉड्यूल और फंक्शनैलिटी, वो कहाँ पर डेवलप होगी, कहाँ पे कैसे डेवलप होगी, कोई यूआई स्क्रीन रहेगी उसके लिए कि एपीआई से ही आप कर लोगे। तो एक बनता है एक हाई लेवल एचएलडी डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। वो आर्किटेक्ट लोग बनाते हैं बेसिकली, बट बिजनेस एनालिस्ट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है बनाने को। तो एसआरएस में जब आप आते हो तो आप सिस्टम रिक्वायरमेंट, सिस्टम पर्सपेक्टिव में बात करते हो। और यूएमएल आप क्विकली, मैं 1 सेकंड का समय, 10 सेकंड का समय देता हूँ, आप मुझे लिखिएगा सिस्टम फ्लो को करने के लिए कौन सा, डिफाइन करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा यूएमएल डायग्राम बनाते हैं, बताइए मुझे। 10 सेकंड का दे रहा हूं। सिस्टम, जैसे फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज केस डायग्राम होता है, सिस्टम को प्रेजेंट करने के लिए कौन सा डायग्राम यूज करते हैं यूएमएल में? नहीं 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 नहीं, यूज केस तो हम लोग फंक्शनल में कर लिया ना हमने। यूज केस डायग्राम तो मुस्तफा भाई क्या, सिस्टम यूजर सिस्टम के कौन से फंक्शनल साइड में इंटरेक्ट कर रहा है। डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम आपके एचएलडी है बेसिकली, ठीक है ना। वो आपका, मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा हूँ जो सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। विक्रम भाई आप जवाब नहीं दे रहे।
जैसे कि यूज केस डायग्राम फंक्शनल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, आपके आपके सॉफ्टवेयर या सिस्टम के फंक्शनल साइड को रिप्रेजेंट करता है, राइट। उसी तरह अगर आपको सिस्टम एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करना हो तो क्या 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 कौन सा डायग्राम है यूएमएल का, बहुत ही फेमस है और यूज होता है, मैं बता रहा हूं इसके लिए। चलिए मैं इसको रिवील कर देता हूं। वो होता है हमारा एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम मैंने शायद वीडियो नहीं बनाया, मैं एक सोच रहा हूं बना देता हूं मैं। एक्टिविटी डायग्राम रिप्रेजेंट्स द सिस्टम फ्लो। सिस्टम इंटरनल अंदर का दिखाता है वो सिस्टम का, इसको बोलते हैं एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम में क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, सिस्टम एक्टिविटीज, नॉट फंक्शनल, नॉट द यूजर एक्टिविटी, सिस्टम एक्टिविटी। और उसमें फॉर्क एंड ज्वाइन होता है और ब्रांच एंड मर्ज होता है। फॉर्क एंड ज्वाइन होता है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। नो प्रॉब्लम या नो प्रॉब्लम मुस्तफा भाई एंड विक्रम भाई, नो प्रॉब्लम। सो फॉर्क एंड ज्वाइन होता है किसी भी सिस्टम के स्टेप को फुलफिल करने के लिए क्या क्या मैंडेटरी एक्टिविटीज, एक्शंस आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, वो रिप्रेजेंटेशन होता है सिस्टम। एक तरह से ये बैकएंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए यूज केस डायग्राम आपके फंक्शनल साइड को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है ना। ये आपके सिस्टम के अंदर की डेटाबेस के साइड में, आर्किटेक्चर साइड में रिप्रेजेंट करता है एक्टिविटी डायग्राम। तो फॉर्क एंड जॉइन आपके डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट करता है, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या मैंडेटरी चीज है वो आप फॉर्क एंड जॉइन में रिप्रेजेंट करते हो। और ब्रांच एंड मर्ज में वो चीज रिप्रेजेंट करते हो कि सिस्टम, जैसे सिस्टम पेमेंट। अब पेमेंट को मैंने बताया कि ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस क्या है, तो उसने बोला कैश, कूपन के थ्रू, कोई भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो ब्रांच एंड मर्ज यानी कि सिस्टम का ये स्टेप स्टार्ट हुआ है कि पेमेंट करो। पेमेंट किन किन तरीके से किया जा सकता है, किन किन तरीके से किया जा सकता है, मतलब ईदर ऑफ, नॉट ऑल ऑफ। यू कैन नॉट, अब आपको पेमेंट करना तो आप सीओडी भी थोड़ा कर दोगे, पेमेंट भी थोड़ा कर दोगे, आप या तो सीओडी करोगे या क्रेडिट कार्ड पेमेंट करोगे, तो वो करके और फिर आउटपुट पेमेंट डन। तो इन दोनों के बीच में ब्रांच एंड मर्ज में क्या क्या ऑप्शंस हैं उस एक्टिविटी को अचीव करने के लिए, तो वो होता है ब्रांच एंड मर्ज, ठीक है। तो ये एक्टिविटी डायग्राम बनाते हैं। मैं एक सोच रहा हूँ, एक इस पे शेयर का ऑप्शन आता है क्या, मतलब मेरे को मालूम नहीं। अगर आप, मैं स्क्रीन शेयर करके कुछ, पता नहीं भाई यार, ये मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ इसको, नहीं तो मैं कुछ करता हूँ, मैं आपको लाइव कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। नहीं तो मैं एक वीडियो जरूर बना दूंगा एक्टिविटी डायग्राम में पूरा डिटेल, ठीक है ना। ठीक है भाई, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और मैं नेक्स्ट मीटिंग सेटअप करके रखूंगा, मे बी सैटरडे के लिए ही। और इन बिटवीन अगर मुझे चांस मिला तो मैं एक एक्टिविटी डायग्राम का वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड बीइंग विद मी। और आप कोशिश करते रहिए, लर्न करते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है वही, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएगा और इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस वीकेंड, थैंक यू। श्योर, दैट्स व्हाट आई सेड, या मैं पक्का करूंगा हर वीकेंड, या यस। थैंक यू संगीता, थैंक यू विक्रम, थैंक यू मुस्तफा, या आई विल कंडक्ट एवरी वीकेंड, पक्का है 12 बजे मैं पक्का रखता हूँ, ठीक है ना। और हम लोग, और आपको कुछ, जैसे आपको कुछ यूज केस आपने पकड़ा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, आप यहाँ कर पोस्ट कर दीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। हम लोग लाइव प्रैक्टिस कर सकते हैं कि क्या क्या यूज केसेस बन के आ रहे हैं, क्या क्या यूजर स्टोरी बन सकती है उस पर, ठीक है। मैं, हम लोग उस तरह से इंटरेक्टिव करेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ नाइस वीकेंड।